हेलो हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मेरा ये भारतीय भूगोल का आज से मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जो है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में होता क्या है कि जितने भी गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये सारे हैं कि डायरेक्ट सिंधु नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र जो भी हैं उसको डायरेक्ट न पढ़ करके उसको पढ़ने से पहले अपवाह तंत्र के बारे में समझ लिया जाए। ठीक है, उससे क्या होगा कि अपवाह तंत्र के बारे में जितने भी प्रश्न आएंगे, और बहुत सारे ऐसा प्रश्न आते हैं जो अपवाह तंत्र से रिलेटेड यानी नदी से हट करके कुछ ऐसे शब्दावली इसमें होते हैं महत्वपूर्ण, ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जिसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए सबसे पहले मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं अपवाह तंत्र के बारे में, और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, शब्दावली होते हैं जहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और हाँ, चर्चा करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर अभी नए होंगे, अगर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके तक मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी करें, और कमेंट करके अपने डाउट को जरूर हमसे शेयर करें, जरूर पूछें, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का हमारा टॉपिक अपना शुरू करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि अपवाह क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले ये समझते हैं कि अपवाह क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं एक लाइन लिखा हूँ कि विभिन्न वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। देखिए, आप मेरे साथ धैर्य के साथ बने रहें। ठीक है, ये उस तरीका से डायरेक्ट मतलब हड़बड़ पढ़ने से कुछ बेनिफिट नहीं होता है। जियोग्राफी में जब तक आप बेसिक चीज़ को समझते हुए नहीं पढ़ेंगे उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, और रटने की तो कभी कोशिश मत कीजिए, पूरा कोशिश कीजिए कि जियोग्राफी जो है वो मानचित्र के माध्यम से आपके दिमाग में पूरा उसका मानचित्र मैप पूरा छप जाए। ठीक है, उस तरीका से पढ़ाई कीजिए। तो आइए, ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहले अपवाह तंत्र, इसका चैप्टर या टॉपिक का नाम है कि अपवाह तंत्र। ठीक है ना, अपवाह क्या होता है? तो विभिन्न वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। यानी जल प्रवाह, जब जल का जो बहाव है, ठीक है ना, जैसे देखिए कुआं में पानी जमा रहता है, ठीक है, तो वहां पर अपवाह नहीं हो रहा है, यानी कि जल का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो वैसा क्षेत्र, ठीक है ना, इस धरातल पर वैसा क्षेत्र जिस क्षेत्र से, यानी कि वह अस्थाई क्षेत्र हो, ठीक है ना, एक अस्थाई क्षेत्र या अस्थाई भूभाग जहां से जल का प्रवाह होता है, उसी क्षेत्र को अपवाह बोलते हैं। जैसे कि देखिए बरसात का पानी हुआ तो होता क्या है कि वर्षा का जब पानी होता है तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि कहीं भी अगर खुला क्षेत्र है, जैसे पर्वत है, पठार है, या वहाँ पर बारिश हुई तो बारिश क्या होता है कि पहाड़ से नीचे उतरते रहता है। ठीक है ना, तो उसका एक निश्चित रास्ता होता है। ठीक है ना, कोई भी जल का, जैसे गांव में ही बारिश होता है तो एक निश्चित रास्ता से, जैसे नली हो गया, नाला हो गया, या कोई नहर के माध्यम से उसमें जल का प्रवाह होता है। तो जिस भी क्षेत्र से जल का प्रवाह होता है वैसे क्षेत्र को अपवाह बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ बारिश हुआ, ठीक है, ये बारिश हो रहा है और यहाँ का पानी बहते हुए इस क्षेत्र से ऐसे ऐसे पानी बह करके आगे निकल रहा है, तो ये जो हुआ यह अपवाह हुआ। कौन सा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? अपवाह बोलेंगे। समझ रहे हैं आप? अपवाह किसे कहेंगे? तो वैसा क्षेत्र, वैसा अस्थाई भूभाग या अस्थाई क्षेत्र जिससे कि जल का प्रवाह होता है, जिससे क्या होता है, जल का प्रवाह होता है, वैसे क्षेत्र को अपवाह बोलेंगे। और यही अपवाह के बहुत सारे जब जाल बिछ जाते हैं तो उसको अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे इसको आप यहां से समझिए कि अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह समझ गए होंगे। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि एक नदी है, ठीक है, ये नदी जो भी है एक निश्चित घाटी में या निश्चित मार्ग पर नदी का प्रवाह हो रहा है। इस नदी का प्रवाह कहाँ हो रहा है? एक निश्चित मार्ग में। तो यह तो अपवाह हो गया। अब इस नदी के कई सारे सहायक नदियां होंगे। जैसे एक नदी मान के चलिए कि यहाँ से आकर के इसमें मिल गई, एक नदी मान लीजिए कि यहाँ से आकर के
इसमें मिल गई, एक नदी यहाँ से आकर के इसमें मिल गई, एक नदी यहाँ से आकर के इसमें मिल गई। ठीक है, इसकी भी सहायक नदी कोई होंगे जो आकर के इसमें मिल गई, एक इसकी भी सहायक नदी है जो कोई आकर के इसमें मिल गया, एक सहायक नदी इसकी भी है। यानी कि इस तरीका से एक मुख्य नदी है। ठीक है, इस तरीका से क्या हुआ कि यह जो आप मुख्य नदी जो देख रहे हैं इसके बहुत सारे सहायक नदियां इसमें आकर के मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से वाहिकाओं यानी कि अपवाह का जो मार्ग है, यानी जल का जो मार्ग है जिसमें जल का बहाव हो रहा है, ठीक है ना, जिसमें जल का बहाव हो रहा है, तो इस प्रकार से इसका एक जाल बन रहा है ना। तो ये सारे को अपवाह तंत्र बोलेंगे, इस सभी को क्या बोलेंगे? अपवाह तंत्र। ये जितने भी आकृति हो गया ना, ये अपवाह तंत्र कहलाएंगे। यानी कि विभिन्न वाहिकाओं के माध्यम से जब जल का प्रवाह होता है तो उसको अपवाह बोलते हैं, और इन्हीं अपवाहों के जाल को क्या बोलेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे। ठीक है ना, आप यहां तक समझ गए होंगे कि अपवाह क्या है और अपवाह तंत्र क्या है। चलिए आगे नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, अपवाह और अपवाह तंत्र अभी आप समझ गए। अपवाह तंत्र के प्रकार, ठीक है ना, अपवाह तंत्र का प्रकार मतलब अपवाह तंत्र का पैटर्न, यानी कि मुख्य अपवाह प्रतिरूप, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है ना, तो आइए ड्रेनेज पैटर्न को समझते हैं कि अपवाह प्रतिरूप क्या है। कि नदियों के मार्ग के द्वारा जो आकृति का निर्माण होता है, जो रूप का निर्माण होता है, स्वरूप का निर्माण होता है, उसी को अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न बोला जाता है। तो इस प्रकार से मतलब मुख्य रूप से कौन कौन से ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं या नदियों का प्रतिरूप जो है अपवाह का बनता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, वृक्षाकार प्रतिरूप जिसको द्रुमाकृतिक प्रतिरूप भी बोलते हैं, डेंड्रिटिक पैटर्न। ठीक है ना, यह क्या होता है, कैसा आकृति इसका बनता है, आइए यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, जैसे वृक्षाकार प्रतिरूप, जैसे आप देख लीजिए कि यह वृक्षाकार प्रतिरूप जो है एक मुख्य नदी है। कौन सी नदी है? मान लीजिए कि यह एक मुख्य नदी है, ठीक है ना, और इसकी एक सहायक नदी, ये इसकी सहायक नदी है, और इसकी सहायक नदी एक ये है, इसकी सहायक नदी एक ये है। ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं, और इसके भी कई सारे सहायक नदियां हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे इसकी सहायक नदियां ये है, इसकी सहायक नदियां ये है, इसकी सहायक नदियां। इस प्रकार से इसका आकृति आपको कैसा दिख रहा है? ये अगर जो पूरा फिगर को देखें तो एक पेड़ की शाखा के रूप में है। ठीक है ना, कि यह एक जो रेड कलर वाला मुख्य नदी है, ये समझ लीजिए कि पेड़ का तना है, और बाकी इसके सब ब्रांच है, बाकी इसके सब शाखा है। तो इसका आकृति कैसा हो गया? तो वृक्ष के आकार का हो गया। समझ गया? तो ऐसे जो आकृतियां बनती हैं, इस प्रकार के प्रतिरूप को क्या बोलते हैं कि वृक्षाकार प्रतिरूप या द्रुमाकृतिक प्रतिरूप कहा जाता है। आप इसको यहां से देख लेंगे कि वृक्षाकार प्रतिरूप या द्रुमाकृतिक प्रतिरूप इसको कहते हैं। यानी कि द्रुमाकृतिक प्रतिरूप या वृक्षाकार प्रतिरूप किसे कहते हैं? तो जब एक मुख्य नदी में उसके बहुत सारी सहायक नदियां आकर के कई जगहों पर मिलती हैं, और उनकी सहायक नदियों के भी उप सहायक नदियां आकर के उसमें मिलती हैं, तो उससे जो आकार निर्मित होता है, उससे जो आकृति का निर्माण होता है, वैसी आकृति को वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। और वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण जो है, उत्तरी भारत की नदियां जो हैं, जो जैसे गंगा नदी तंत्र जो है, ठीक है ना, या सिंधु नदी तंत्र जो है, ये सभी वृक्षाकार आकृति के प्रतिरूप के उदाहरण है। जैसे देख लीजिए कि सिंधु नदी तंत्र, जैसे मान लीजिए कि ये सिंधु नदी निकलती है, इसमें आकर के बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे पंच नद भी बोलते हैं, ठीक है ना, सतलज, चिनाब, रावी, झेलम जो भी हैं, इसकी सहायक नदियां आकर के एक वृक्षाकार नुमा में आकृति बना देती हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि वृक्षाकार प्रतिरूप क्या होता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं अरीय प्रतिरूप। ठीक है ना, यह अरीय प्रतिरूप क्या होता है? अरीय प्रतिरूप जो है, जिसे रेडियल पैटर्न क्या बोलते हैं? रेडियल पैटर्न। अरीय प्रतिरूप क्या है? जब किसी पर्वत की चोटी से निकलकर, जब किसी पर्वत की चोटी से नदियां निकलकर और चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, ठीक है ना, जैसे चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। जैसे ये समझिए
कि अरीय प्रतिरूप क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पर्वत चोटियां हैं और एक नदी यहाँ से निकलती है, एक नदी यहाँ से निकलती है और यह पश्चिम की प्रवाहित होती है, एक नदी पूरा प्रवाहित हो गया, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। तो इससे जो आकृति जो बन रहा है, इस प्रकार के जो आकृति बन रहा है, ऐसे आकृति को अरीय प्रतिरूप कहेंगे। यानी अरीय प्रतिरूप किसको बोलेंगे? जब नदियां किसी एक स्थान से निकलकर और एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर प्रवाहित होती हैं, ठीक है ना, तो इसका ऐसे नदी को अरीय प्रतिरूप बोलते हैं। यानी कि इससे जो आकृति बनेगा वो अरीय आकृति बनेगा। और इसका उदाहरण जैसे अमरकंटक चोटी, यह मान लीजिए कि अमरकंटक चोटी है, इससे नर्मदा नदी निकलती है और किधर चल जाती है? अरब सागर की ओर, ठीक है ना, यानी कि पश्चिम दिशा में, और यहीं से सोन नदी निकलती है और जाकर के गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और एक महानदी जो है, महानदी जो छत्तीसगढ़ में बहती है, हालांकि इस चोटी से, अमरकंटक की चोटी से नहीं निकलती है, लेकिन इस नदी का बहाव जो है इधर से उत्तर की तरफ होता है और अमरकंटक पहाड़ी से जा करके टकरा करके और इसका घुमाव जो होता है यह बंगाल की खाड़ी की तरफ घूम जाती है। आप समझ गए? तो इससे यहां पर से कैसा आकृति बना? तो अरीय प्रतिरूप का आकृति यहां पर निर्माण हो गया। आप समझ गए? यानी कि अरीय प्रतिरूप किसे कहेंगे? जब नदियां किसी एक चोटी से निकल करके और विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, तो उससे जो आकृति निर्मित होता है तो उसको अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। और इसका उदाहरण कहाँ है? अमरकंटक चोटी से निकलने वाली नदियां। अभी आप समझ गए इसको? चलिए आइए आगे नेक्स्ट समझते हैं जालीनुमा प्रतिरूप, ठीक है ना। जालीनुमा प्रतिरूप जिसको ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं, वो क्या होता है? इसमें जब कोई दो नदियां समानांतर दिशा में बहती हो, ठीक है, एकदम समानांतर बहती हैं, जैसे देखिए एक नदी ऐसे और एक नदी ऐसे, एक दूसरे के समानांतर ये नदियां हैं, और इससे आकर के मिलने वाली नदियां यानी इसकी सहायक नदियां अगर इसको समकोण पर मिलती हैं तो इससे जो आकृति बनता है तो ऐसी आकृति वाले को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं, ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। यानी कि जालीनुमा प्रतिरूप किसको बोलेंगे? जब दो समानांतर नदियां एक साथ बहती हैं और उनसे मिलने वाली नदियां, ठीक है, जब दो नदियां समानांतर में बह रही हैं, ये समानांतर है, कभी आपस में मिलने वाली नदियां नहीं है, और इनसे आकर के मिलने वाली सहायक नदियां जब इससे आकर के समकोण पर मिलती हैं, ठीक है, तो इससे जो आकृति बनेगा उस आकृति को जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। क्योंकि एक जाली के रूप में, जैसे ये भी एक समानांतर है, ये दो नदियां भी समानांतर बह रही हैं, ठीक है, अब इनसे आकर के कोई नदियां अगर ऐसे मिल जाए उससे समकोण पर, ठीक है ना, तो इससे क्या बनता है? एक जाली के रूप में बन जाता है, ठीक है ना, एक जाल के प्रकार में इसका निर्माण हो जाता है। तो ऐसे बने हुए आकृति को क्या बोलेंगे? जालीनुमा प्रतिरूप, ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं अभिकेंद्री प्रतिरूप, ठीक है ना। अभिकेंद्री प्रतिरूप जो है यानी कि सेंट्रीपेटल पैटर्न जो है उसका आकृति कैसा बनता है, तो आइए समझते हैं। अभिकेंद्री, इसका नाम से ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभिकेंद्री प्रतिरूप कैसा बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यह बीच में कोई एक झील है या बड़ा सा तालाब है, ठीक है ना, या बीच में क्या है? एक झील है या बड़ा सा तालाब है, और चारों दिशाओं से आकर के नदियां इसमें मिल जाती हैं। इधर से नदियां बहकर के इसमें मिल गई, इधर से आकर के नदियां ऐसे, अगर ये नदियां आकर के इसमें मिल जाती हैं तो इससे जो आकृति बनता है इसको अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे आकृति को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहेंगे, यानी कि सेंट्रीपेटल प्रतिरूप, सेंट्रीपेटल पैटर्न इसको कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो आकृति बनेंगे नदियों के द्वारा, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अभिकेंद्री प्रतिरूप। तो अभिकेंद्री प्रतिरूप आप समझ गए होंगे कि जब नदियां चारों दिशाओं से आकर के किसी एक स्थान पर अपना जल को प्रवाहित करती हैं, अपना जल को गिराती हैं, तो इससे जो आकृति का निर्माण होता है तो ऐसे आकृति को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री प्रतिरूप।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे, यानी अपवाह क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, और उस अपवाह तंत्र से कितने प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण होता है प्रमुख रूप से। अभी आप उसके बारे में चर्चा किए और उसके बारे में आपने समझा। आइए अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं अपवाह तंत्र में क्या है। अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, यानी भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। आइए इसके विभाजन के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस विभाजन से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। अभी विभाजन के बारे में आप जो पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पर अभी हम चर्चा करेंगे। आइए उसको आप ध्यान से देखेंगे और वीडियो को पूरा कंप्लीट आप वॉच जरूर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि बीच में महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत आइए देखते हैं उसको कि इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है और कौन कौन सी भाग में क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषता है। तो चलिए, ठीक है। तो एग्जाम में एक प्रश्न ऐसे भी इसके विभाजन से आता है कि अपवाह तंत्र का विभाजन, यानी कि भारतीय अपवाह तंत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो भारतीय अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से 3 आधार पर विभाजित किया जाता है, यानी भारतीय अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से 3 आधार पर विभाजित किया जाता है। जैसे देखिए, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, और उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर, और जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर। एक एक करके अभी सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और यहीं से प्रश्न सबसे अधिक आता है, तो आप इस पर जरूर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। और अपने कॉपी में आप नोट भी करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मैं कराते चलूंगा। देखिए, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, यानी कि भारत में बहने वाली जो नदियां हैं या नदी तंत्र हैं वो अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं। आखिर कहीं से नदियां निकलती हैं तो अपने जल को कहीं ना कहीं समाप्त करेंगी, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जाकर के झील में, समुद्र में, तालाब में कहीं ना कहीं अपना जल को अंतिम मुहाने के पास पहुंचा करके उस जल को समाप्त करती हैं नदियां। तो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय नदियों को वर्गीकृत किया गया है, और उद्गम के प्रकार और प्रकृति के आधार पर भी भारतीय नदियों का वर्गीकृत किया गया है, और जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भी भारत के नदियों को वर्गीकृत किया गया है। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, यानी कि भारत की नदियों को समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? आइए, तो अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र, ठीक है। और दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है ना। आप इसको देखिए, यानी कि समुद्र में जल कहां कहां पर गिराती हैं भारत की नदियां, तो अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। यानी भारत में बहने वाली नदियां जो हैं मुख्य रूप से अपना जल 2 क्षेत्रों में, यानी कि 2 सागरों में विसर्जित करती हैं। जैसे देखिए, अरब सागर में अपना जल कौन कौन सी नदियां गिराती हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र या नर्मदा, तापी, और कुछ नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालेंगे कि अरब सागर अपवाह तंत्र, ठीक है ना। तो अरब सागर में विसर्जित करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं उस पर मोटा मोटी हम बात करते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र जो है वह अपना पानी कहाँ गिराती है, उसका विसर्जन कहाँ होता है, तो अरब सागर में। यानी अरब सागर देखिए, जब भारत आप देखेंगे ये प्रायद्वीपीय भारत हुआ, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो ये पश्चिम में अरब सागर इधर है, अरब सागर किधर है, इस साइड में अरब सागर है। तो यहाँ पर कौन सी नदियाँ अपना पानी गिराती हैं, तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, एक सिंधु नदी है, उसका पानी जो है अरब सागर में गिरता है, और यहाँ पर नर्मदा और तापी 2 नदियाँ जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, इसकी पानी जो है, मतलब 2 बड़ी नदियाँ जो यहाँ से निकलती हैं और मतलब वो अपना पानी कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में। बाकी अधिकतर नदी से गंगा नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया,
या पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली जो भी नदियां हैं अपना सारा पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जैसे नर्मदा और तापी को छोड़ करके महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियों का पानी कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में, इस साइड में, ठीक है ना। तो अरब सागर में गिराने वाली नदियां कौन कौन सी हो गई? तो सिंधु नदी तंत्र, नर्मदा, तापी और कुछ पश्चिमी घाट पर्वत से यहाँ निकलने वाली कुछ नदियां जो हैं, अब छोटी छोटी नदियां हैं यहाँ पर, वो अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि अरब सागर में गिराने वाली नदियां कौन कौन सी हुई, अभी जो हम बताए। और बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र जो है यह गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां जो हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछता है हमेशा कि अरब सागर में कितनी परसेंट नदियां अपना पानी गिराती हैं और बंगाल की खाड़ी में? तो पूरे भारत की जितनी भी नदी तंत्र हैं उसका 77% पानी, 77% जल जो है वह बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं और 23% ही नदियां जो है वह अपना जल जो है वह अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदियां जो हैं वो पूरे भारत में कितनी परसेंट नदियां हैं जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं? तो 77%। ठीक है, और अरब सागर में गिराने वाली नदियां कितनी हैं? तो 23%। समझ गया? इसको अच्छा से नोट कर लेंगे कि अरब सागर में गिराने वाली नदियां कितनी हैं। तो इस पर आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं कि नदियों में जल विसर्जन के आधार पर या समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर दो भाग में बांटा गया है, अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरब सागर के अपवाह तंत्र में क्या होता है कि जो नदियां पश्चिम की ओर बह करके आती हैं और अपना जल अरब सागर में गिराती हैं उससे अरब सागर वाला अपवाह तंत्र बोलेंगे, और जो नदियां बहते हुए पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं, अपना जल विसर्जित करती हैं, तो वैसे बहने वाली नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहेंगे। इसमें बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदियों की संख्या अधिक है, यानी 77% नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और 23% ही नदियों का पानी जो है अरब सागर में गिरती है। तो आप ये समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उद्गम के प्रकार एवं प्रकृति के आधार पर। ठीक है ना? ठीक है, तो उद्गम के प्रकार एवं प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में इसमें ही बांटा गया है। कौन कौन? हिमालयी अपवाह तंत्र, ठीक है ना, हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह तंत्र। कौन कौन? आप यहाँ लिख लीजिए, हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। ठीक है ना, हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र, यानी कि इसके उद्गम के प्रकार और प्रकृति, यानी कि भारत में नदियां जो हैं कहाँ कहाँ से उद्गम होती हैं। तो अभी जो हम बताए थे कि यह प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, तो मुख्य मुख्य बड़ी बड़ी नदियां जो भारत में है जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसका निर्माण कहाँ से हुआ है? तो हिमालयी अपवाह तंत्र से, यानी कि हिमालय के पर्वतों से उसका नदियों का उद्गम हुआ है। तो हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र, हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आ जाती हैं? तो जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वैसी नदियों को हिमालयी अपवाह तंत्र कहते हैं, और जो नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं वैसी नदियों को प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों जो है हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां में सिंधु हो गए, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां जो हैं वह हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत आने वाले जो नदियां हैं वह जैसे आपका ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है ना, ये सभी नदियां जो हैं
वह प्रायद्वीपीय पठार की अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियां हैं। आप समझ गए। आइए जल संभर क्षेत्र के आधार पर बात करेंगे। हाँ, अभी ऐसी बात नहीं करेंगे, एक एक नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और जितने प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियां हैं उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हम अपवाह तंत्र के बारे में समझ रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है। तो जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जल संभर क्षेत्र के आधार पर, जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। तो प्रमुख नदी द्रोणी क्या है? ठीक है ना, यानी कि वैसा नदी क्षेत्र, ठीक है ना, वैसा क्षेत्र जिनका बहाव जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक में होता है। ठीक है ना, वैसा नदी क्षेत्र जिनका विस्तार 20,000 वर्ग किलोमीटर, कितना? 20,000 वर्ग किलोमीटर। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि प्रमुख नदी द्रोणी में उसका परिभाषा क्या है, यानी कि वैसा क्षेत्र, यानी कि नदियों के बहाव का वैसा क्षेत्र जो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक में विस्तृत है। ठीक है ना, वैसे नदी द्रोणी को प्रमुख नदी द्रोणी कहते हैं। इसके अंतर्गत भारत में 14 प्रमुख नदी द्रोणी शामिल है। कितने? 14 प्रमुख नदी द्रोणी शामिल है। यानी कि इसके अंतर्गत प्रमुख नदी द्रोणी में कितने नदियां हैं? तो 14 नदियां सम्मिलित हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, ये सभी नदियां जो हैं वह प्रमुख नदी द्रोणी इत्यादि में, इस प्रकार से 14 प्रमुख नदी द्रोणी इसमें शामिल है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नर्मदा, तापी, पेरियार, ये सभी नदियां जो हैं वह प्रमुख नदी द्रोणी के अंतर्गत आते हैं। और प्रमुख नदी द्रोणी किसे बोलते हैं? वैसा क्षेत्र जो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में विस्तारित है। और मध्यम नदी द्रोणी वैसा क्षेत्र जहां पर नदियों का विस्तार या नदियों का जल भार, जल संभर जो है वह 2000 से लेकर के और 20,000 के बीच, 2000 से लेकर के और 20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अगर इसका विस्तार है, यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र का, यानी कि जैसे देखिए जल ग्रहण क्षेत्र आप ऐसा समझिए, जैसे ये नदी हो गया प्रमुख नदी, इसकी सहायक नदी ये हो गया, इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी, ठीक ना। इस प्रकार से जो ये क्षेत्र कवर करता है, जितना क्षेत्र को ये कवर कर रहा है, ये क्षेत्र का तुलना किया गया है। तो जिस क्षेत्र का अगर 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है तो प्रमुख नदी द्रोणी में है, जिसमें 14 प्रमुख नदियां हैं। और मध्यम नदी द्रोणी में, यानी कि जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, वैसे नदी द्रोणी को मध्यम नदी द्रोणी कहते हैं। और इसमें कुल 44 नदियां शामिल है। इसमें कितनी नदियां शामिल है? कुल 44। ठीक है ना, ये इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें कितनी नदियां सम्मिलित हैं? तो 44 नदियां, ठीक है ना। और लघु नदी द्रोणी जो है उसे क्या मतलब, किसको बोलेंगे? तो वैसा अपवाह क्षेत्र जो 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। वैसा अपवाह क्षेत्र जो 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम है, वैसे क्षेत्र को लघु नदी द्रोणी कहते हैं। और यह निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिकतर पाए जाते हैं। और इस कैटेगरी में सम्मिलित होने वाले बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है ना। लघु नदी द्रोणी में बहुत सारी नदियां हैं, मतलब कि भारत में पाई जाने वाली बहुत सारी नदियां हैं जो इसी कैटेगरी में आते हैं, लघु नदी द्रोणी में। आप समझ गए कि प्रमुख नदी द्रोणी क्या है, मध्यम नदी द्रोणी क्या है और लघु नदी द्रोणी क्या है। एक बार फिर से
प्रमुख नदी द्रोणी जो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक में उसका अपवाह क्षेत्र होता है, वैसे क्षेत्र को प्रमुख नदी द्रोणी कहेंगे। और इसमें कुल 14 प्रमुख नदियां इसमें सम्मिलित होती हैं। और मध्यम नदी द्रोणी जो 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में आती हैं, वैसे क्षेत्र को, वैसे अपवाह क्षेत्र को मध्यम नदी द्रोणी बोलेंगे। इसमें कुल लगभग 44 नदियां इसमें सम्मिलित हैं। और इसमें नोट कर लीजिए कि मध्यम नदी द्रोणी में सम्मिलित जो नदियां हैं, कालिंदी, पेरियार और मेघना, कालिंदी, पेरियार और मेघना आदि जो नदियां हैं वो मध्यम नदी द्रोणी में ही आती हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ये कालिंदी नदियां किस प्रकार के कैटेगरी में आती हैं, तो मध्यम नदी द्रोणी में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और लघु नदी द्रोणी में बहुत सारी नदियां भारत में ऐसे नदियां हैं जो 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम उसका अपवाह क्षेत्र होता है, तो ऐसी नदियों को लघु नदी द्रोणी कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से, और इसके बाद मैं आगे जो है आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करूंगा। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आज का जो टॉपिक था यह अपवाह तंत्र से रिलेटेड। मैं अभी बताया कि अपवाह किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, और अपवाह तंत्र के माध्यम से नदियों के कितने प्रतिरूप होता है, ठीक है ना। अपवाह तंत्र का कौन कौन से रूप बनता है, मुख्य रूप से जो भी प्रतिरूप बनते हैं वो 4 हैं। और चारों प्रतिरूप के बारे में अभी हमने पढ़ा, वृक्षारूप प्रतिरूप, ये सब। और फिर इसका विभाजन, यानी कि अपवाह तंत्र का विभाजन मुख्य रूप से 3 आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। अपवाह तंत्र का विभाजन मुख्य रूप से 3 आधार पर किया जाता है, जो अभी हमने चर्चा किया कि समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, उसके उत्पत्ति के आधार पर, और जल सांभर क्षेत्र के आधार पर। और सबका उप पार्ट भी जो था, उप कहने का मतलब है कि समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उसके उद्गम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, और जल सांभर क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, अभी हमने चर्चा किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें। जो भी डाउट होता होगा, अगर मुझे पढ़ाने के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न या शंका उठता होगा, या किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछें, मैं उसे पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला हमारा टॉपिक जो आएगा वह नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कोई भी नदी, सिंधु नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, कहीं से भी ज़्यादा करके उम्मीद है कि मैं इस नदी तंत्र के बारे में पूरा विस्तार से मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।